कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर्व कलम कर लेने की। 11वीं स्कूल में कीजिएगा, 12वीं आप स्कूल में कीजिएगा, लेकिन 13वीं ब्राह्मण कराए। इस जन्म के आधार पर मुझे दोषी क्यों बना रहे हैं? तो यही 15%, यही मुट्ठी भर लोग ने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी विचारधारा जो है ना, समय के साथ साथ भटकती हुई नजर आ रही है। आप शादी को देखिए ना, दुल्हन वाला ड्रेस उन्होंने पहना था, लाल रंग का ड्रेस पहना था, दुल्हन ने भी शेरवानी पहनी थी, एक दूसरे को वरमाला डाल रहे हैं। आप नया क्या किए? क्या साइंटिफिक तरीके से आपने किया? यही कि आपने ब्राह्मणों के समक्ष बैठ के वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, उनको दक्षिणा नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर का नाम आप ले रहे हैं ना, उनका नाम कहां से आया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। देखिए, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत के लिए पद तक का मोह नहीं किया और उस पद को सहर्ष त्याग दिया। अमूमन राजनीति में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। पद के लिए लोग चुप्पी साध लेते हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है यह सिद्धांत के सामने किसी और चीज को नहीं मानते हैं। हमारे साथ हैं जय सिंह राठौर जी, पूर्व अध्यक्ष जेजेडी के। बहुत बहुत स्वागत है जय सिंह जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहला, आपका जो मुद्दा था, जिस मुद्दे के कारण आपने सीधे सीधे मतलब उस पद को सहर्ष त्याग दिया, आपने उस पर एक शब्द भी कोई टिप्पणी नहीं की, आपने कहा सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। तो उसमें, और आप उस समय कह रहे थे कि मैं जनशक्ति जनता दल का अभी भी हिस्सा हूं। तो अभी तक आप हिस्सा हैं? अभी तो वर्तमान में मैं जनशक्ति जनता दल में ही हूँ, लेकिन जिस सिद्धांत की आप बात कर रहे हैं, मैं बड़ा सिद्धांतवादी हूँ। बिल्कुल। और राजनीति में अगर आपके पास सिद्धांत नहीं है, आपकी विचारधारा नहीं है, तो मेरा मानना है कि राजनीति करना बेकार है। और राजनीति में युवा इसलिए भी आते हैं कि किसी न किसी से प्रेरणा पाके लोग राजनीति करते हैं। और मैंने जिनको अपने से बड़ा करीब माना था, तेज प्रताप जी को बहुत अपने से करीब माना था, तो कहीं ना कहीं अब उनकी विचारधारा जो है ना, समय के साथ साथ भटकती हुई नजर आ रही है मुझे। तो जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए हम लड़ रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे, सबको जाति पाति से ऊपर उठकर हम लोग काम करना चाहते थे, लेकिन जब मैं वहां था तो कहते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार जब होने लगा कि चूंकि मैं वहां पे अल्पसंख्यक था, समझिए कि अकेला ही मैं था, और अकेला मैं था और मैं अध्यक्ष था, तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र लोग रचने लगे। तो भाई, अब षड्यंत्र रचिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात आएगी हमारे समाज की, जब आप अपने समाज के लिए स्टैंड होके खड़े होके बात कर सकते हैं, और आप उन कहते हैं कि जो 15% लोग हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो चुटकी भर लोग हैं, और उनकी बात हम नहीं कर सकते हैं, उनको साइडलाइन करते हैं, तो यही 15%, यही मुट्ठी भर लोग ने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। आज आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और जब बात समाज की आएगी, तो मेरे जैसा नौजवान अगर एक छोटे से तुच्छ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए चुप्पी साध ले, तो धिक्कार है फिर क्षत्रिय होने पर, धिक्कार है मुझे राजनीति करने पर। फिर मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं राजनीति करूं। मैं आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दूंगा? बिल्कुल। तो आप सिद्धांत की बात आपने की, और सिद्धांत को लेकर आप मुखर होकर बोलते भी रहते हैं हमेशा लेके। लेकिन अब आगे क्या? आपका जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप आगे कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि पहुंचाने के लिए अमूमन देखिए, एक राजनीति एक बहुत बड़ा माध्यम होता है इसका। तो फिलहाल आगे की क्या योजना? देखिए, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के समय में हर वर्ग की एक अपनी पार्टी है, जिसको भी देखिए हर वर्ग की एक अपनी पार्टी है। और देखिए, मेरा पर्सनल मानना भी है, मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि जो समाज वाकई में दबा कुचला है, उसको ऊपर आना चाहिए, उसको ऊपर आना चाहिए। और उसको लाने के लिए हम लोगों ने कई सारे प्रयास किए हैं। चाहे हमारी जाति की आप बात करिए, बीपी सिंह जी ने अब देखिए मंडल कमीशन आयोग लागू किया। ऐसा कौन ओबीसी का नेता थे जिन्होंने ये लागू किया? नहीं, वो तो पेंडिंग में था। उन्होंने ही आके उसको लागू किया। उसके बाद अर्जुन सिंह जी को बात कीजिए, उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी में लाया। और आज जब ये इस तरह का कानून आ गया, हमने आपको चलना सिखाया, हमने आपको बोलना सिखाया, हमने आपको हर वो अधिकार दिया जो आप चाहते थे। पर जब आप
आपको हम अपने साथ बैठाने लगे, उठाने लगे और अपने साथ आपको रखने लगे, तो आप ही हम पे लात मारने लगे। आप कहने लगे कि आप कौन है, आप क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप मुट्ठी भर लोग हैं, आप चंद लोग हैं। क्या यही सुनने के लिए हम लोगों ने इस देश में बलिदान दिया था? छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गला कटाया था, इतनी माता बहनों ने जौहर किया था, यही सुनने के लिए? तो ये तो हम नहीं होने देंगे, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक मुखरता के साथ लड़ेंगे। आने वाले समय में चाहे जो हो, अब राजनीति करनी होगी जो हमारी विचारधारा से मिलती जुलती पार्टी होगी, या यही पार्टी अगर हमारी विचारधारा से मिलेगी जुलेगी तो हम इसके साथ रहेंगे, नहीं तो रास्ते बहुत है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई आपको पूछेगा। तो बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पे जयसिंह राठौर जी ने कहा कि जो रास्ते बहुत है, अगर आपके पास टैलेंट है और आपकी अगर इच्छा शक्ति दृढ़ है तो पूछने वाले बहुत होते हैं। तो यही मैं जानना चाह रहा था कि ये रास्ता आगे किस तरफ बढ़ेगा। देखिए, हम लोगों ने तो हमेशा रास्ते ही बनाए हैं, चाहे आंदोलन की बात करिए या चाहे जो भी चीज की बात कीजिए, हमने हमेशा रास्ते ही बनाए हैं। और हम लोग क्रिएटर्स हैं, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट किए हैं। आपको मैं थोड़े अपने बारे में बता दूं, इसका घमंड नहीं है मुझे। आप 2020 से पहले आप देखिएगा, 2020 के पहले, तो उससे पहले कोई नहीं जानता था कि वार्ड सदस्य संघ भी कुछ है। और बिहार में 1,14,667 वार्ड है, और इन वार्डों की भी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सकती है। या पंच सरपंच संघ भी है, वो थे, एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इनको बिहार लेवल पर लाके, इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देके किसने इसको आगे बढ़ाया, ये आप गूगल कीजिए। हमने सबको एकत्रित किया, पटना में जगह जगह पे कई हमने धरना प्रदर्शन कराए, जिसका आज ये हुआ अंजाम कि पिछले बार 2020 से लेकर 25 तक में सरकार ने इन जनप्रतिनिधियों का 2 बार वेतन बढ़ाया। नहीं तो इसके पहले जाइए ना कि कब इनका वेतन बढ़ा था, इसके पहले देख लीजिए ना। मेरा तो यही कहना था कि जिस तरीके से आप एमएलए, एमपी, एमएलसी को जैसे वेतन देते हैं और उसके बाद पेंशन देते हैं, तो ये भी तो छोटे जनप्रतिनिधि है। जी बिल्कुल, आपने देखिए काम किया, आप काम गिनाए, सब कुछ ठीक, लेकिन सवाल मेरा यह है कि आगे क्या, पहले उस पे आइए। नहीं, आगे देखते हैं। अगर ये दल पार्टी छोड़ेंगे, अभी जनशक्ति जनता दल में है, और अगर जनशक्ति जनता दल मेरे विचारधारा से मैच करेगी, मेरे विचारधारा के साथ है, चलेगी, तो मैं इस दल के साथ रहूंगा। अन्यथा देखते हैं, रास्ते और भी हैं। देखिए, खुल के अभी बोलने से कतरा रहे हैं। नहीं, खुल के बोलने से नहीं कतरा रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं कि मेरी जो विचारधारा है। खुद की पार्टी बनाएंगे या किसी दल में जाएंगे? देखिए, उतने बड़े पिता के तो हम बेटे नहीं है, हम तो बड़े सामान्य घर के सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी कुछ हुआ है, चाहे जितने भी बड़े आंदोलन हुए, सब सामान्य व्यक्तियों ने। बिल्कुल। तो वी आर कॉमन पीपल एंड वी नो हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। और अभी मैं किसी दूसरे मोड पे काम कर रहा हूँ। कौन सा मोड है वो बता दीजिए पहले। हाँ, अभी मोड क्या है ना कि अभी लगभग 24 एमएलसी के जो सीट है, जिसपे पंचायत की जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं, जिसमें वोटिंग करते हैं, इस बार हम लोग के अथक प्रयास से पंच सरपंचों को भी जो है वोटिंग राइट्स मिल गए। तो हम लोगों ने ये जो 24 सीट है, इसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हो सके तो देखिए अपने कैंडिडेट्स को भी हम लोग उतारेंगे उसके अंदर, और एक बड़ा मैसेज बिहार को देने का हम काम करेंगे। इससे पहले भी हमने छोटा सा प्रयास किया था। सचिदानंद राय जी है, तो निर्दलीय लड़े थे पिछली बार, तो थोड़ा सा हमने भी क्योंकि मैं पंचायत वार्ड सदस्य संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और पूरे बिहार में 1,14,667 पंचायत उतने वार्ड है, तो हम लोग ने थोड़ा सा प्रयास किया था, तो रिजल्ट अच्छा आया। तो देखते हैं कि इसको ब्रॉड लेवल पे करने में क्या आता है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो देखते हैं इस बार थोड़ा उस लेवल पे भी हम लोग सोचेंगे, उस लेवल पे भी। सीधे ये कह लें कि एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे जयसिंह राठौर? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, लड़ाएंगे। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं थोड़ा, एक घटना पटना की ही एक घटना है, और ये बराबर कॉमन देखे जाए, थोड़ा राजनीति से इतर आ गया, क्योंकि राजनीति पे तो हम लोग बात करते ही रहे, फिर वापस आएंगे इस पे, लेकिन ये जो घटना है वो बराबर दिख रही है। तो इसका इम्पैक्ट समाज पे क्या जाता है और आपकी सोच इस पे क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। हाल ही में एक शादी हुई है पटना में, अरियक संघ की एक वो शादी है, और उसमें जो शादी हुई है उसमें भीमराव अंबेडकर की फोटो के सामने जो कपल्स थे, और दोनों
पढ़े लिखे कपल्स थे, उन्होंने वहां जो है सो उनके सामने आदर्श विवाह का नाम दिया उसको और आदर्श विवाह किया उस रूप से। तो जयसिंह राठौर इस तरह की शादी को कैसे देखते हैं? देखिए, ये चूंकि अर्जक संघ का जो आपने बात कही, देखिए आप जो भी कीजिए वो स्पष्ट रूप से और सही तरीके से कीजिए। ठीक है, आप भगवान को नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, मत मानिए। 12वीं स्कूल में कीजिएगा, 11वीं स्कूल में कीजिएगा, 12वीं आप स्कूल में कीजिएगा, लेकिन 13वीं ब्राह्मण कराएगा, याद रखिएगा। तो बात क्या है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम किसी चीज को नहीं मानते हैं, हम लोग नई पद्धति से शादी करना चाहते हैं, उसमें नया क्या था? आप शादी को देखिए ना, दुल्हन वाला ड्रेस उन्होंने पहना था, लाल रंग का ड्रेस पहना था, दूल्हे ने भी शेरवानी पहनी थी, एक दूसरे को वरमाला डाल रहे हैं। आप नया क्या किए? क्या साइंटिफिक तरीके से आपने किया? यही कि आपने ब्राह्मणों के समक्ष बैठ के वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, उनको दक्षिणा नहीं दिया। ये नया हो गया, ये नयापन हो गया। आप ब्राह्मणवाद का बहिष्कार कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो गए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये बताइए, आप अर्जक संघ की शादी की बात करते हैं ना, आपने खरमास में क्या नहीं ब्याह कर लिया? हाँ, उस समय तो आप तिथि देखते हैं। हाँ, तिथि देखे हैं, आपका हम कार्ड भी देखे हैं, उसमें गणेश भगवान का फोटो लगा हुआ है। हाँ? आप फूल की माला पहना रहे हैं, अक्षत छिटवा रहे हैं, अपने परिजनों से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। तो आखिर इसमें साइंटिफिक क्या रहा? आप हमको बताइए। आप जिस तरीके से कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, जिस भीमराव अंबेडकर का नाम आप ले रहे हैं ना, उनका नाम कहां से आया? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा, और मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, नाम कहां से आया? कि एक समाज, एक तरफ के जो लोग हैं, एक भ्रमित किया जाता है उन लोगों को कि जो भीमराव अंबेडकर को उपेक्षित किया गया, लेकिन आज भीमराव अंबेडकर बनने में भी एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आप, मैं आपको बता दूं, अब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का एक भी ऐसा फोटो ले आइए जो बिना कोट और पैंट के हो। वो इतने गरीब, इतने प्रताड़ित थे, तो एक को तो गरीब जैसा फोटो होगा? एक फोटो हमको कहीं इंटरनेट से कहीं भी निकाल के लेके लाके दिखा दीजिए हमको। भाई साहब, उनके पिताजी उस समय सबसे टॉप पे कर्नल थे, उनके पिताजी। बिल्कुल, आपको जानना चाहिए, और हमारे दर्शकों को भी ये जानना चाहिए। और लोगों को भ्रमित करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए ये सब काम किया जाता है। बिल्कुल, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है लोगों के, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को मानता हूं। देखिए, वो व्यक्ति, उन्होंने पढ़ाई के दम पे सब कुछ हासिल किया। शिक्षा, आप भी शिक्षा ग्रहण कीजिए ना। वो खुद कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, तब ना दहाड़िएगा। बिल्कुल, आप लगे नहीं कुछ बोलने, खाली जय भीम बोलिएगा और अब कहिए कि आपका सब काम हो गया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण लेके प्राप्त नहीं किया था, अपने मेरिट पे पढ़ाई की, अपने मेरिट पे प्राप्त किया। हालांकि आरक्षण गलत नहीं है। मैं आरक्षण के विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिलना चाहिए जिनको उसकी जरूरत है। ये तो उस समाज को भी सोचना चाहिए कि भाई आपके परिवार में या आपके समाज में जो गरीब तबका का लोग है, उसको ऊपर लाइए ना, उसको कैसे अपलिफ्ट कीजिएगा? आप फॉरवर्डों को गाली दे के वो ऊपर नहीं आ जाएगा। वो आज भी किसी फॉरवर्ड के जमीन पे वो रह रहा है। और गांव में आप जाके देखिए, अगर जिस तरीके की स्थिति बना रहे हैं, पता चलेगा गांव में गृह युद्ध हो गया। आप मतलब सीधे सीधे ये समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। आखिर अभी ये जो यूजीसी बिल आया, आप समझिए कि आखिर ये क्रम है। अब समझिए ये क्रम है कि आखिर ये बिल क्यों पेश किया गया। सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर साहब ने आरक्षण लागू किया, हमने समर्थन किया, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, आगे चल रहे। वो 10 वर्षों तक ही लागू उन्होंने किया था, वो आगे बढ़ गया। हम लोगों ने कोई प्रतिकार नहीं किया। हमको क्या मतलब भाई, आप आगे बढ़ो ना, हमने तो हमेशा देने का। और बिल्कुल, जब तक जरूरत हो ऊपर है। उसके बाद बीपी सिंह जी आए, उन्होंने ओबीसी को भी आरक्षण दिया। हमने उस समय भी कुछ नहीं कहा, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे और समाज के लोग आगे बढ़िए। उसके बाद आप आइए, अर्जुन सिंह ने इंस्टीट्यूशन में भी उसको लागू किया, हमने कुछ नहीं बोला। बाद में अब यूजीसी आ गया। अगर इस समय भी चुप रहे हैं तो कल को आने वाले समय में लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट आ जाएगा बॉस। और लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट क्या है कि जो चिल्लाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पता चलेगा कि भाई ठीक है, आप लोग 10% हैं तो 10% आपको लैंड मिलेगा, बाकी सब लैंड आपको बांट दीजिए, दे दीजिए सरकार को, और उसको जिसको समझ में आएगा वो देगा। मतलब गजब स्थिति है। तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, उन्होंने स्टे लगाया है इस चीज। सर, सुप्रीम कोर्ट है,
उन्होंने स्टे लगाया है, लेकिन अगर सरकार ने मन बना लिया, अगर सरकार ने इसको लागू कर दिया, अगर किसी किसी कारणवश इसको लागू कर दिया, 9 शेड्यूल में डाल के इसको अगर लागू कर दिया, तो आप समझिए कि इस देश जो है धधकने लगेगा। 9th शेड्यूल में तो डालना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का भी स्टे है। तो एक चीज और हम आप ही से इस चीज का हम ये समझना भी चाहेंगे कि देखिए कि भारतीय संविधान को देखें ना, तो सरकार अगर 9th शेड्यूल में डालती भी है इस कानून को, और अगर ये कानून लगता है कि वास्तव में जो है सो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से उसको पुनरीक्षण कर सकता है। तो फिर इस चीज को लेकर इतना बवाल क्यों? नहीं, देखिए, आप बवाल ये है, मसला ये है कि जब हम गलत ही नहीं है, तो आप हमको गलत का टैग क्यों दे रहे हैं बॉस? हम तो आपको समर्थन कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। जब मैं गलत ही नहीं हूं, तो मेरे को इस जन्म के आधार पर मुझे दोषी क्यों बना रहे हैं आप? और उन बच्चों का क्या महाराज, वो जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनके अंदर जातिवाद मानसिकता क्यों भरना चाह रहे हैं आप? क्यों ऐसे जहर घोलना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि भाई, आप खुद एक तरफ कहते हैं कि हाँ भाई इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए, आप खुद कहते हैं कि सब एक दूसरे का समर्थन और एक साथ से आगे बढ़ना चाहिए, आप खुद कहते हैं कि सब लोग जो है जातिवादी खत्म करो। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म करो, और उसके बाद एक ऐसा काला कानून ले आते हैं जिसमें कूट कूट के जातिवादी भरी हुई है, तो इस देश से जातिवाद खत्म होगा कि जातिवाद बढ़ेगा? एक चीज और हम आपको रोकना चाहेंगे, ये कानून तो अभी तक है नहीं, ये तो गाइडलाइन है। तो फिर इस चीज को लेके अभी इतना बवाल क्यों, जबकि कोर्ट का स्टे है? मैं अभी ये पूछ रहा हूं, इस गाइडलाइन की आवश्यकता ही क्या है? इस गाइडलाइन की आवश्यकता क्या है, क्यों है? आपको, मैं तो देखिए, मैं एकदम स्पष्टवादी हूं, ठीक है, और छोटे छोटे वे मुद्दे हैं हमारे। आप एक बात बताइए, आज समाज कल्याण विभाग है, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज कल्याण विभाग है, अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग है, उसके बाद SC ST का समाज कल्याण विभाग है ना? बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं जहां पे SC ST के बच्चे पढ़े, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा? आप क्यों नहीं एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाते? आपके पास जमीन है, आपके पास फंड है, जहां पे सिर्फ फॉरवर्ड के बच्चे पढ़े, उसको भी अपने साथ कोई भेदभाव नहीं होगा? आप क्यों नहीं एक ऐसा अलग कॉलेज बनाते हैं जहां सिर्फ OBC के बच्चे पढ़े, उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा? आप ही कर लीजिए ये काम, अगर जब आपको यही करना है। लेकिन नहीं, आप सबको एक साथ बैठाइएगा, कानून लाइएगा, एक दूसरे में लड़ाइएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो इसको भी खत्म कीजिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे दलित भाई, हमारे हमारे जो OBC भाई हैं, वो सब हमारे साथ बैठ के पढ़े, खेले, कूदे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब एक साथ रहें। लेकिन आप जैसे ही मैट्रिक पास कर रहे हैं, मैट्रिक में जाइएगा तो भाई कौन से जाति से आप हैं, भरिए कॉलम। समझ रहे हैं? आप 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 10वां में जाइएगा, आपको मैट्रिक का परीक्षा देना, तो कॉलम भर दीजिए। तो उस समय पंडित जी जाति नहीं डिसाइड करते हैं आपकी, उस समय पंडित जी नहीं आते जाति डिसाइड करने के लिए। और जाति प्रमाण पत्र कौन देता है? कौन देता है? सरकार देती है। बिल्कुल। तो सरकार बंद करे, आप सरकार कहिए कि 2 ही जाति है, एक नर और मादा, आप 2 जाति बनाइए ना। और देखिए, और मैं तो कहता हूं कि आप जो मादा है उसके पक्ष में कड़े से कड़े कानून बनाइए कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है, तो हाँ, गलत अगर हो रहा है, अगर उसको किसी ने, अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चियों के साथ कितनी गंदी गंदी हरकतें हो रही, चीजें हो रही है, तो उसमें कड़े कानून लाने की आवश्यकता है। उनका अधिकारों का जो शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, उसमें कड़े कानून लाने की आवश्यकता है। तो आप महिलाओं को कहते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देके आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप उनके अधिकारों को भी छीन रहे हैं, उनकी आजादी को भी छीन रहे हैं। क्योंकि कोई महिला, कोई बच्ची जब स्वतंत्र रूप से इस देश में रह नहीं पाएगी, तो इतना अधिकार और आरक्षण लेके क्या करेगी? तो महिलाओं के लिए तो सबसे सख्त, बहुत कड़े कड़े कानून। कहाँ कड़े कानून है? आप मुझे बताइए ना। आप अगर इतने कड़े कानून होते तो हमारे यहाँ बच्चियां रेप नहीं की जाती। 5 साल 10 साल की बच्चियां को रेप कर देता है लोग, और ये कड़े कानून है। ये कौन सा कड़े कानून? हमको मुझे बताइए, इसमें क्या, इस कानून में ऐसा क्यों नहीं है कि अगर किसी बच्ची के साथ रेप हो रहा है तो उसको कोई सुनवाई नहीं, ये तो तुरंत पुष्टि हो जाती है, 5 मिनट में मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है, कोई सुनवाई नहीं। स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए, और उसके तहत उसको या तो बीच चौराहे पे गोली मार दीजिए, या उसको हैंग कर दिए टिल डेथ। ये कानून क्यों नहीं है हमारे यहाँ? ये कानून क्यों नहीं है? वो तो जानता है वो चीज ना कि हाँ भाई हम ये करेंगे, हमारे पर केस चलेगा, चार्जशीट होगा, चलेगा, एक दिन बेल हो जाएगा।
तो महिलाओं को लेकर और कड़े कानून एकदम कड़े कानून होने चाहिए। महिलाओं को सशक्त, महिला जब तक महिला लीडर नहीं बनेगी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप हमारे यहाँ जाइए, देखिए हमारे यहाँ घूंघट प्रथा नहीं थी। आप एक भी देवी देवताओं की मूर्ति दिखा दीजिए मुझे जिसमें किसी ने घूंघट करके रखा है। बिल्कुल, एक भी देवी देवता की मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मुगल आए, हमारे यहाँ अंग्रेज आए, तो चूंकि ऐसे ऐसे लोग, पता है पहले हमारे यहाँ शादी जो है वो मंदिरों में होती थी, और मंदिरों में होती है और सुबह के समय में होती थी। सुबह, क्योंकि बिल्कुल। जो मुहूर्त है ना वो दिन का मुहूर्त है, रात्रि में कोई लगन शादी नहीं नहीं होता होती। है, दिन में ही सारा लगन होता है। जितने मुहूर्त है वो दिन में होते हैं, शुभ मुहूर्त जितने दिन में होते हैं। तो उसको बचाने के लिए फिर आंगन में लोग शादी करने लगा, लेकिन हम लोग उसको परंपरा समझ लिए कि नहीं भाई रात में शादी होगा, आंगने में होगा, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें हो गई। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अभी भी हमारे यहाँ कानून लाना अति आवश्यक है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम लोग आज भी डरे हुए रहते हैं। हमारे घर में भी बहन है, बेटियां हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कानून, एक ऐसा कानून आए जिससे कोई भी निडर तरीके से घूमे। एक सवाल और इसमें जी, जय सिंह राठौर यूजीसी को लेकर जिस हिसाब से मुखर होकर बोलते हैं और बार बार कहते हैं कि अगर इस तरह की चीजें होती है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है उसमें, तो एकदम मुखर होकर इसका विरोध करेंगे और जो करना होगा करेंगे। हाँ। तो फिर महिलाओं की सुरक्षा पर जय सिंह राठौर का आगे का क्या प्लान है? क्या वो इस सरकार से कड़े कानून के लिए इस तरह का मांग करते हैं और उसके लिए सरकार पर कोई दबाव बनाएंगे? एकदम बनाएंगे। देखिए ये तो दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का कि जो भी फैसले होते हैं वो सदन के अंदर होते हैं। सदन के बाहर में हमने कितने धरना प्रदर्शन किए। अभी मैं रसोइया बहनों के लिए मैं लड़ा था लगातार। उनकी सैलरी पता है कितनी थी? 1650 रुपए। सरकार कहती है कि मिनिमम वेजेस हम देते हैं। अब बताइए कि 1650 रुपए में 400 बच्चों का खाना बनाती है वो बहनें। बिल्कुल। और पूरे स्कूल का यहाँ तक कि बाथरूम साफ करती है। कई जगह तो मुझे एक भी खबर मिला कि कोई मास्टर उनका शोषण तक किए। तो हमने उनकी भी लड़ाई लड़ी है। उतना बोलने के बाद तो उनको 3300 रुपए इस बार हुआ। हम लोगों ने इतना लड़ा तो 3300 रुपए हुआ। आज भी महिलाएं देखे ना कि कहां पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि इनके लेके भी थोड़ा एक बड़े कानून आए, बड़ी व्यवस्थाएं, और जो भी माननीय हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, कृपया इस मुद्दे को भी सदन में उठाइए। क्योंकि मैं सदन में नहीं हूं और जिस दिन मैं सदन में आऊंगा तो मैं प्रमुखता के साथ इन मुद्दों को रखूंगा और मैं चाहता हूं कि ये इंप्लीमेंट हो। क्योंकि आपके घर में भी बच्चियां हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं और बेटियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मातृशक्ति है ना। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, बच्ची सुरक्षित नहीं होगी, तो फिर आप सुरक्षित आप रहेगी क्या कीजिएगा? बिल्कुल। सारे युद्ध उन्हीं को बचाने के लिए हुए। बिल्कुल। और हम आज जिस समाज में रह रहे हैं तो माँ बाप की देन है ना, और उनकी हम रक्षा न कर पाए तो क्या फायदा है? सृजनकर्ता का एक बहुत और शक्ति का एक बहुत अहम योगदान होता है अपने समाज में। और जय सिंह राठौर, जैसा कि देखिए आपने कहा भी कि जो स्पष्ट तौर पे इसको लेकर कड़े कानून बनना चाहिए, और इस विषय पे और भी बात करेंगे कभी आगे। और फिलहाल चलते हैं, थोड़ा सा एक और मुद्दा ले लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हुआ, जिसको लेकर ना तरह तरह के विश्लेषण किए जा रहे, कई तरह की बातें की जा रही है। मैं भी वहां गया था, बहुत चीज को देखा था। मैं आपकी नजर से समझना चाहता हूँ कि वहां ये बातें भी फैल रही है कि यूजीसी एक बड़ा मुद्दा बन गया वहां। क्या ये सच है? यूजीसी यहाँ ही नहीं, अब धनबाद में देख लीजिए, अभी झारखंड में जो हुआ है, हर जगह यूजीसी मुद्दा बन गया है और कहीं ना कहीं भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हर जगह ये हुआ है। आप इसको ये शुरुआत मान सकते हैं? एकदम ये शुरुआत है, और अगर अभी भी सरकार नहीं समझेगी तो बहुत दिक्कत होगा। मैं आपको जाते जाते एक चंद्रशेखर जी का एक पंक्ति में सुनाना चाहता हूँ कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर्व कलम कर लेने की। तो इन हाथों को कमजोर ना समझे। ये हाथ बनाना भी जानते हैं और हाथ बिगाड़ना भी जानते हैं।